हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ सिर्फ कंटिन्यूटी इसलिए लिखा है क्योंकि आज हम कंटिन्यूटी ही पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी समझने के लिए एक फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। कोई भी इस तरह का एक फंक्शन आपको देंगे, वैसे ये तो एक पोलिनोमियल फंक्शन है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, फ्रैक्शन में, मॉड्यूलस में कई टाइप के फंक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो कंटिन्यूटी समझाने के लिए मैं इसका यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ हम यहाँ पे समझाने के लिए, थ्योरी समझाने के लिए टीचर्स बनाते हैं, बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में नहीं बनाना है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम उसके लिए इसके अंदर x की कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं। जैसे x को हमने -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 2 3 4 ऐसे रखा और उस पर फंक्शन की वैल्यू निकाली। और फंक्शन की जो x की जो वैल्यू है वो तो हम x एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और जो फंक्शन की वैल्यू है उसको y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। इसीलिए कई बार हम जो है फंक्शन को y भी लिखते हैं, fx = y भी हम लिखते हैं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है कि कई जगहों पे लिखते भी नहीं है आजकल, डायरेक्टली fx = y ले लेते हैं। वो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद में कुछ पॉइंट्स इसमें रख के x की कुछ वैल्यूज़ रख के y की भी कुछ वैल्यू आ जाती है यानी फंक्शन की, फिर उनको हम एक स्मूथ कर्व से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। वैसे बच्चों आजकल है ना, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी आते हैं जिसके अंदर आप ये फंक्शन डाल दो और सीधे उसको कहो कि ग्राफ बना दो तो ग्राफ बन जाते हैं। तो सपोज इस तरह का ग्राफ एक हमारे पास है। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब आप इसके ऊपर यहाँ से यहाँ पेंसिल मूव करेंगे तो पेंसिल को कहीं पर भी उठाना नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये ग्राफ जो है वो थ्रू आउट कंटिन्यूस है। तो ये एक सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है जो कि x की सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। आप इसके अंदर में x को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर कुछ भी रखें या आप रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर रखें, इवन आप x को जो है √3 रख दें तो भी जो है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू सॉल्व होकर आएगी। यानी कि ये x की सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। इस वजह से इसका ग्राफ जो है वो एक स्मूथ कर्व है। लेकिन कुछ फंक्शंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होते हैं, तो उस जगह पे ग्राफ जो है नहीं बन पाता है। तो उस जगह हमको ग्राफ जो है उसको खाली छोड़ना पड़ता है। दैट मीन्स x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब ग्राफ नॉट डिफाइंड होता है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि इस ग्राफ के अंदर ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि x = 3 पे इसकी वैल्यू नहीं आ पा रही है। तो नहीं आ पाने के लिए ऐसे तो आप मानोगे नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके अपॉन में ना x - 3 लिख लेता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसके अंदर में x को 3 रखेंगे तो ऊपर जो भी वैल्यू है लेकिन अपॉन में तो 0 आएगा। तो अपॉन में 0 आने की वजह से ये जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ग्राफ को जो है वो खाली स्पेस छोड़ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, वो प्लॉट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो खाली गैप होगा उस वजह से ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो डिसकंटिन्यूटी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करने से कंटिन्यूटी ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो सपोज करो बच्चों हमारे पास एक फंक्शन है fx = x² - 9/x - 3। ठीक है, ये वाला फंक्शन भी जो है x = 3 पे डिफाइंड नहीं है। अगर इस वाले फंक्शन में हम x = 3 रख दें तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 आएगा, 0/0 जो कि नॉट डिफाइंड है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है वो 3 पे जो है वो बन नहीं पाएगा। तो 3 पे ग्राफ के अंदर में इस तरह से एक गैप होगा जिसका मतलब है कि उसमें एक डिसकंटिन्यूटी होगी। तो इतने डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि डिसकंटिन्यूटी क्यों होती है। डिसकंटिन्यूटी होने के 3 कारण होते हैं। फर्स्ट कि वहाँ पर x की जो हम वैल्यू रखते हैं उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड आती है या फिर इनफाइनाइट आ जाती है, तो वो ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूस हो जाता है। जैसे बच्चों एक हमारा फंक्शन है y = 10x। ठीक है बच्चों, एक मैं चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे हम इसमें x = 3 रखेंगे तो ऊपर कोई ना कोई नंबर आएगा और नीचे जो है वो 0 आएगा। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ इनफाइनाइट। तो उसका ग्राफ है ना ऐसा नहीं बनता है। एक्चुअली उसका ग्राफ यूँ बनता है, जैसे ही बाकी सब जगह पे अच्छा बिहेव करेगा लेकिन जैसे ही 3 के पास जाएगा तो इनफाइनाइट होगा तो ग्राफ है ना ऊपर चला जाएगा। और फिर उसके बाद में जब आप इसमें 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये ग्राफ जो है वो नीचे से जो है इस तरह से आएगा, यानी कि -∞ से आएगा। तो इस तरह से ग्राफ के अंदर में गैप आ जाता है, तो वो भी जो है एक डिसकंटिन्यूटी का कारण है। तो ये मेरे को क्लैरिफिकेशन इसलिए देना ज़रूरी था क्योंकि अब मैं y = 10x जो है वो आपको समझाऊंगा। तो सभी बच्चों को मालूम है कि y = 10x जो है वो 90 डिग्री पर इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट कहा बच्चों मैंने, नॉट डिफाइंड नहीं कहा। नॉट डिफाइंड क्या होता है? 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू।
वो डिफाइंड है। इनफाइनाइट का मतलब होता है एक वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। तो चलो यहाँ बच्चों मैं आपको थोड़ा सा डिफाइंड के बारे में और नॉट डिफाइंड के बारे में बता देता हूँ। सॉरी, इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड के बारे में। 0.0 को अपन नॉट डिफाइंड बोलते हैं, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक बहुत लार्ज वैल्यू, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई रुपीस के बारे में बात कर रहा है कि मुकेश अंबानी के पास इतने रुपए, बिल गेट्स के पास इतने रुपए, वॉरेन बुफे के पास में इतने रुपए। किसी लड़के ने झूठी कह दिया कि मेरे पापा के पास में एवोगैड्रो नंबर के बराबर रुपए हैं। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है पता है? वो होता है ना 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने डॉलर्स मेरे पापा के पास है। एक्चुअली बच्चों इतने डॉलर्स है ना किसी के पास हो ही नहीं सकते। ये फिगर बहुत बड़ा फिगर है, 10 की पावर 23। अगर आप पर सेकेंड दिन रात 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 10 लाख डॉलर भी खर्च कर रहे हैं ना, तो इस रुपए को खर्च करने में 1000 साल लग जाएंगे। ये इतना बड़ा फिगर है। तो ये फिगर जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो रुपीस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं तो इस नंबर को हम इनफाइनाइट मान सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ना एक ट्रक है, उसके अंदर में ईंटें अपलोड करनी है, ईंटें उसके अंदर भरनी है, तो कोई कहेगा इसमें 5000 आ सकती है, 10,000 आ सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे 15,000 तक भर लोगे ईंटें, ठीक है। 50 लाख तो नहीं भर पाओगे ना। 50 लाख में तो वो ट्रक ही दिखाई नहीं देगा कहीं पे। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे होते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में एक वेरी लार्ज नंबर को जो है हम इनफाइनाइट कंसीडर करके चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इनफाइनाइट मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो एक बार मैं इनफाइनाइट के टॉपिक से हटने से पहले उसको रिकैप्चुलेट कर लेता हूँ कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हाइपोथेटिकली ए वेरी लार्ज नंबर इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट। So infinite is defined in every context, but 0.0 is not defined. तो not defined अलग होता है, infinite अलग होता है। तो y is equal to 10x का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो y is equal to 10x का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बनता है कि ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, ये 0 है, और यहाँ पे हमें इस तरह से एक लाइन शेडेड ड्रॉ करनी पड़ती है। ये लाइन जो है π/2 पे है और ये लाइन जो है -π/2 पे है। तो y इज इक्वल टू 10x का जो ग्राफ है, tan थीटा जो है 0 डिग्री पे 0 होता है, तो यहाँ पे होता है, और बिल्कुल यहाँ पर जो है 0 और π/2 के बीच में होगा 45 पे इसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से -π/2 और 0 के बीच में या -π/4 होगा, उस पर हमारे tan x की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ तक जो ग्राफ है वो इस तरह से ही चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वो 90 के पास जाने लगता है वो इनफाइनाइट की तरफ जो है शूट कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस तरह से ग्राफ बनता है, और 90 डिग्री के उस तरफ 180 डिग्री पे वापस 0 होगा और 3π/2 पे वापस इनफाइनाइट होगा। तो इस तरह से ग्राफ जो है वो इस तरह से बच्चों शूट कर जाता है। तो ये जो 10x का ग्राफ है वो इस तरह से बनता है, इस तरह से ऊपर चला जाता है इनफाइनाइट पे, फिर नीचे से वापस जो है आता है। तो इस वाले, ये तो एक गाइड करने के लिए लाइन बना रखी थी, बाकी ऐसी कोई लाइन यहाँ है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राफ जो है ऊपर की तरफ शूट कर गया, इनफाइनाइट की तरफ चल गया, तो ब्रेक हो गया, ग्राफ में ब्रेक आ गया, फिर वो वापस कहाँ से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो इस वाली कर्व में और इस वाली कर्व के बीच में गैप है, तो ये जो है एक डिसकंटिन्यूटी का कारण है। तो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे जो है नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू आ रही है, तो वो ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो सकती। तो ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो सकती तो डिसकंटिन्यूस। एक तो ये, दूसरा ये है कि कुछ फंक्शन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इनफाइनाइट वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 10x जो 90 डिग्री पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस वजह से 90 डिग्री पर ये इनफाइनाइट की तरफ शूट कर जाता है। अब हमारा ग्राफ पेपर इनफाइनाइट बड़ा नहीं हो सकता, ग्राफ को हम कैच नहीं कर सकते, तो ग्राफ में ब्रेक आएगा। ब्रेक आने का मतलब है डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी के दूसरे कारण है, दूसरा कारण है ये। तीसरा कारण जो डिसकंटिन्यूटी का है वो ये है, नाउ स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी है वो इस तरह के कंडीशनल फंक्शंस में होती है। कंडीशनल फंक्शन में क्या होता है कि जैसे फंक्शन है, इसके अंदर में दो इसके एक्सप्रेशन दे रखे हैं, ठीक है, दो एक्सप्रेशन से कैलकुलेट होगा। ये वाला हम कब यूज़ करेंगे, कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा होगा, ऐसे लिखा हुआ होता है कि इफ़ x जो है वो लेस देन 2 है, तो अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और इफ़ जो है हमारा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके अंदर में दोनों में से इक्वल जो है किसी एक में ही आता है, और जनरली ग्रेटर वाले के साथ आता है। तो हमको इस फंक्शन को देखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं
तो ग्राफ के अंदर में क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना कि ये जो 2 है उस पॉइंट को हम चेंज ओवर पॉइंट बोलते हैं। बुक्स में नाम नहीं मिलेगा, हम लोग टीचर्स लोग ही बोलते हैं इसको, हम लोग चेंज ओवर पॉइंट बोलते हैं। यानी उस पर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है कि 2 से पहले पहले ये वाला फार्मूला काम करेगा, 2 के बाद में ये वाला फार्मूला काम करेगा। तो 2 तक जो है हम इस वाले से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब बच्चों आप ध्यान से सुनना है, एग्जैक्टली 2 तो हम इसमें रख नहीं सकते, लेकिन 2 से लेस वैल्यू तो रख सकते हैं। तो कई बच्चों से पूछते हैं कि 2 से लेस क्या वैल्यू रखें, तो बोलते हैं 1 रख लो। गलत है वो, 2 से जस्ट पहले तक वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 से जस्ट पहले तक की इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, x की 1.999 रख सकते हैं, यानी कि 2 के काफ़ी नज़दीक है। तो 1.999 रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फिर जब हम उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो वो एक्चुअली 2 रखने के बराबर ही होगा। देखो इसमें आप x को जो है 1.999 रखोगे, जो कि लगभग 2 के बराबर है, पर लीगली तो ये करेक्ट है। ये रखोगे, क्यूब करोगे, 8 जोड़ोगे, फिर ये नीचे रखोगे, उसको 2 जोड़ोगे, डिवाइड करोगे, फिर वो जो सॉल्व होकर आएगा उसकी वैल्यू लगभग इक्वल होगी कि आप डायरेक्टली इसमें 2 ही रख देते। तो डायरेक्टली 2 रखने की बात करते हैं तो बताओ कई बच्चे क्या कहते हैं, सर 2 तो रख ही नहीं सकते, इक्वल तो है नहीं। मैं भी यही कह रहा हूँ, नहीं रख सकते हैं। तो ये तो रख सकते हैं, लेकिन मेहनत कितनी लगेगी, इसका क्यूब करना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, फिर नीचे जो है 3.999 आएगा, उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो पॉकेट कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर से घर पे कर सकते हो, और फिर उसकी वैल्यू डिवाइड करके लिख लेना, गलती मत करना कोई, लिख लेना, फिर उसके बाद में 2 रख के भी देखना। तो 2 रखने पर जो वैल्यू आएगी और ये रखने पर वैल्यू आएगी वो लगभग बराबर होगी, तो हम इसमें 2 रख सकते हैं। फिर भी कई बच्चे कहते हैं लेकिन सर है तो गलत। गलत तो है, पर कई बार MCQ क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा हम लोग करते हैं और एकदम वहाँ पे लीगल हो जाता है। एक स्थिति में हम 2 नहीं रख सकते, वो ये है अगर यहाँ दोनों जगह माइनस होता तो। अगर यहाँ दोनों जगह माइनस होता तो बच्चों, अगर दोनों जगह माइनस होता ना ऐसे, तो हम 2 नहीं रख सकते थे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी तक इस पूरे लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही आया है कि अगर यहाँ पर 2 डायरेक्टली रखते हैं तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बन रहा है, तो 0.0 की पोजीशन है, तब हम पागल थोड़ी कि 2 रखेंगे, नहीं रखेंगे। लेकिन पहले तब हम क्या करेंगे, जब ऐसी स्थिति होगी 0.0 बन रहा है, तो हम दोनों को फैक्टराइज करके जैसे लिमिट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, या चलो बता ही देता हूँ कि जैसे ना ये है हमारा x³ - 8 अपॉन x - 2, और इसमें x अप्रोचेस टू 2 है। x अप्रोचेस टू 2 तो बोल सकते हैं ना, एग्जैक्टली 2 नहीं रख सकते, पर x अप्रोचेस टू 2 तो बोल सकते हैं। तो फिर इसके अंदर में यही लिखा था मैंने, तो 8 को मैं यहाँ पे 2 का क्यूब लिख लूँगा, और फिर उसके बाद में इसको फैक्टराइज करेंगे x - 2 मतलब a³ - b³ से, ठीक है। कई बच्चों को फैक्टराइज के फार्मूले नहीं आते हैं, तो भगवान ही मालिक है उनका। तो फिर उसके बाद में ये लिमिट ऐसी लिखी रहेगी यहाँ पे, तो दोनों को फैक्टराइज कर लिया, इसको तो एज इट इज लिखा है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में अब जो बचा है उसमें हम 2 रख सकते हैं। तो अब इसमें हम 2 रखेंगे, तो इसमें 2 रखेंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर 4 + 4 + 4 यानी कि 12 आ जाएगा। तो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखने पे 0.0 की स्थिति बन रही है तो हम लिमिट लेके करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें प्लस था यहाँ पे, तो 2 डायरेक्टली रखने पे 0.0 नहीं बन रहा है, तो हम रख सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर मैं 2 इसके अंदर में डायरेक्टली रखता हूँ तो इसमें 8 + 8 और नीचे 2 रखता हूँ तो 2 + 2 आएगा, यानी कि 16/4, यानी इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो 2 के लगभग नज़दीक जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 4 आ रही है। अब 2 इसमें रख के देखते हैं, इसमें तो रख सकते हैं, एकदम लीगल है क्योंकि इक्वल का निशान है। तो 2 अगर हम इसमें इक्वल रखते हैं तो कितना आएगा सॉल्व करिए, 16 - 12, तो ये भी सॉल्व होकर 4 आ रहा है, तो बहुत अच्छा हो गया। 2 इसमें रख रहे हैं तो ये भी 4 आ रहा है, और 2 इसमें रख रहे हैं तो ये भी 4 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू 2 पर जो है इक्वल आ रही है। इसका मतलब कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस का मतलब होता है। तो अगर हम 2 से पहले तक इसमें वैल्यू रख के ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ जो है थोड़ा यूँ बल खा के आएगा। बल खा के बताऊँ क्यों आएगा, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, डिवाइड में भी है, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये एग्जैक्टली 2 पे जो है 4 पे लाके इसको छोड़ेगा ये वाला, और ये वाला भी स्क्वायर है। अगर पावर 1 होती तब तो स्ट्रेट लाइन होता, बाकी स्क्वायर है तो ये भी थोड़ा सा घूमेगा, पर इतना नहीं घूमेगा,
तो ये जो है वो पैराबोलिक टाइप बनेगा, लेकिन 2 पे इसकी वैल्यू भी 4 है, तो ये 4 से ही उसको कैच करेगा और इस तरह से जाएगा। यानी कि 2 पे इसकी वैल्यू भी 4 है, 4 तक लाके छोड़ता है ये, और ये उसको फिर 4 से ही कैच करता है। तो इस तरह से इसके बीच में गैप नहीं रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस होगा। बच्चों मैंने क्वेश्चन बनाते हुए मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने तो मन से ऐसे फिगर लिख लिए थे। तो किस्मत की बात है कि दोनों इक्वल आ गए। अगर मान लो यहाँ पे 6 नहीं होता, मान लो 5 होता, तो 2 इसमें रखते तो कितना आता? 2 आता। नहीं 2 नहीं आता, देखो 2 रखते 6 आता। इसका मतलब है कि ना ये वाला जो फंक्शन है जो कि 2 के बाद में अप्लाई होगा, ये 2 के बाद वाली वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा, वो 2 इसमें रखने पे 6 से स्टार्ट होगा। तो ये 6 से यहाँ से स्टार्ट होकर यूँ जाएगा। और बच्चों यहाँ पे डार्क गोला और यहाँ पे खाली गोला आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल का निशान इसके साथ है, तो इस वाले पे 6 की वैल्यू पे डार्क आएगा और 2 इसमें इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे खाली वाला गोला आएगा। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में जो है वो गैप है। अच्छा, कई बच्चे पूछेंगे सर पहले तो दोनों में डार्क बना दिया था। अरे वो तो मालूम था ना कि ये वाला डार्क भी यहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब दिक्कत है, अब अलग अलग है तो बनाना पड़ेगा किसके अंदर खाली गोला है और किसके अंदर डार्क गोला है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों यहाँ पर एक गैप है। कई वो मूवीज़ नहीं होती जिसके अंदर में जैसे कोई म्यूजियम है, करोड़ों की संपत्तियाँ वहाँ पड़ी हैं, आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे रात को 12 बजे एक चौकीदार जो है छुट्टी होके घर चला जाता है, और दूसरा चौकीदार जो है वो 2 बजे आकर ड्यूटी लेता है रात को। 2 बजे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 12:20 पे आता है। तो चोर उसी में प्लान करते हैं कि इस 20 मिनट के अंदर में वहाँ पे चोरी करेंगे, तो यानी कि बीच में गैप रह जाता है। तो वैसे यहाँ पर एक गैप रह गया है, तो इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद में डिसकंटिन्यूटी होने के 3 कारण हैं। पहला कारण क्या है? उल्टे में चलते हैं कि इस तरह का कंडीशनल फंक्शन हो, तो पहला फंक्शन जहाँ पर उसको छोड़ता है चेंज ओवर पॉइंट पे, जो चेंज ओवर पॉइंट यहाँ पे 2 है, दूसरा वाला फंक्शन जो है उसको वहाँ से कैच नहीं करता, तो उनके बीच में गैप रह जाता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर में वैल्यू रखने पर, जैसे मान लो एक फंक्शन ये है f(x) = x⁴ - 16 अपॉन x³ - 8। तो इसमें अगर आप x को 2 रखोगे ना तो दोनों 0.0 बनेंगे। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो 0.0 का मतलब है नॉट डिफाइंड, तो 2 पे फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनेगा उसका? तो ग्राफ में गैप आ जाएगा। एक ये कारण है। तीसरा कारण ये है कि फंक्शन जो है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इनफाइनाइट वैल्यू ले लेता है, तो इनफाइनाइट वैल्यू जो है ग्राफ पेपर पे। सो स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे हमने वो देखा था y = 10x, तो ये जो y = 10x है ये x का n π + π/2 यानी कि 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोई भी ऑड मल्टीपल है, ठीक है, n π + π/2 इस तरह की किसी भी वैल्यू पे, या चलो इतना डीप में मत जाओ, π/2 ले लो, π/2 पे जो है ये इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट जो है बन नहीं सकता है ग्राफ पेपर पे। तो इस तरह से 3 कारण होते हैं। तो एक सिंगल सेंटेंस पे बोले तो या तो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू ले ले, या फिर किसी पर्टिकुलर x पे नॉट डिफाइंड हो जाए, या फिर जो है इस तरह का कंडीशनल फंक्शन हो, तो ये जो चेंज ओवर पॉइंट है उस पे दोनों फंक्शन जो है सेम वैल्यू नहीं आए। तो ये 3 कारण होते हैं डिसकंटिन्यूटी के। अब उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको चेक कैसे करते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं। तो कंटिन्यूस चेक करने के लिए बच्चों एक तरीका होता है, तो मैं इसको रब करके वो बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग हमारी मेन थ्योरी पे आते हैं कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो मेथड है वो ये है, एक ही मेथड है कि हम एक फंक्शन गिवन होगा, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, और एक x की वैल्यू भी गिवन होगी कि x की वैल्यू ये है, इस वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि x = a पे चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस x = a पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे उस a पे। a उस फंक्शन में भी रखना पड़ता है, तो फंक्शन में वो a भी रख के देखेंगे, तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है, ठीक है, तीनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तब जाकर वो कंटिन्यूस होगा। अगर तीनों में से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आई तो कंटिन्यूस नहीं होगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल है ये वाला क्वेश्चन। जैसे इस वाले को x = 2 पे अगर हमसे कंटिन्यूस पूछे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी बच्चों आ जाएगी। एक मिनट मुझे सॉल्व करने दो। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट मैं बता देता हूँ आपको। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी बच्चों? इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 8/3 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी इसकी 8/3 आएगी, लेकिन x = 2 पे चेक करेंगे। लेकिन जब इस फंक्शन में हम 2 रखेंगे
2 रखना पड़ेगा तो 0/0 आएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। तो इस वाले के अंदर में लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 8/3 आएगी, राइट हैंड लिमिट जो है वो भी 8/3 आएगी, लेकिन फंक्शन की 2 पे जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। तो इस तरह से ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। तीनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। फंक्शन गिवन होगा आपको, ठीक है, और किस x की किस वैल्यू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो भी गिवन होगा। तो उस वैल्यू पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस वैल्यू को फंक्शन में भी रखेंगे, तीनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर तीनों इक्वल है तो वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आपको इस वाले वीडियो में अगर हल्का सा भी कहीं डाउट है, पहले आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखकर सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के फिर ही अगले वाले वीडियो पे जाना चाहिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।